बहुत रिस्क लेकर बोलने जा रहा हूँ कि वीडियो के एंड में आज तुम्हें जो बताऊंगा वो सुनकर अगर तुम्हें लिटरली शॉक ना लगे तो वीडियो को भी डिसलाइक कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। पहला क्रिएटर है जो उल्टा बोल रहा है, डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करने को बोल रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैंने आज एवेंजर्स डूम्सडे पर जो खोजा है वो सुनकर तुम डेफिनेटली शॉक्ड रह जाओगे। एंड अगर शॉक्ड रह जाओ, अगर अच्छा लगे, बात में दम लगे, तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब जरूर से कर लेना। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर ऑन द बस बीम शो। लेकिन वो जो शॉकिंग वाली बात है उस पर बाद में आते हैं। पहले एक किस्सा बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो कहता था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे कहता था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और वो अपनी बर्थडे पार्टी में कभी मुझे बुलाता ही नहीं था। मुझे खराब लगता था कि ऐसा क्यों करता है वो, लेकिन अपना दुखड़ा नहीं बता रहा हूँ। मेरा पॉइंट ही है ये बताने का कि जैसे मुझे खराब लगता था वैसे ही हमारे ओजी कैप्टन यानी क्रिस इवांस को भी खराब लगा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे की पार्टी में उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया, यानी वो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। अब बताओ, अभी अराउंड 5-6 महीने पहले एक रिपोर्ट में बोला गया था कि क्रिस इवांस विल रिटर्न फॉर एवेंजर्स डूम्सडे, और उसके बाद अब खुद क्रिस ने बोल दिया कि वो नहीं आ रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ऑल ऑफ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। और अगर इस कंफ्यूजन को तुम्हें मिटाना है तो एक रूल याद कर लो। मार्वल का ये एक रूल है, नेवर से नेवर। कोई भी एक्टर कभी भी मार्वल को हमेशा के लिए गुड बाय नहीं बोल सकता, वो कभी भी किसी भी फॉर्म में रिटर्न मार सकता है। तो क्या डूम्सडे में हमें सच में क्रिस इवांस का ओजी कैप्टन का वेरिएंट दिखेगा? आई स्टिल बिलीव यस। देखो, एक्चुअल में सीन क्या होता है कि भाई डूम्सडे पर डेली कोई ना कोई लीक्स आ ही रहे हैं। कभी सेट से कोई फोटोज लीक हो जाती है, कभी कोई थ्योरी लीक हो जाती है। ऐसे में मार्वल डूम्सडे में फैंस को जो सरप्राइजेस देना चाहता है उनमें से बहुत से सरप्राइजेस तो पहले से ही स्पॉइल हो जाते हैं। अब छोटा मोटा सरप्राइज हो तो उसकी बात नहीं करता, लेकिन क्रिस इवांस जैसे एक मेजर हीरो का रिटर्न वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी उनका कैमियो बिगेस्ट कैमियो था। तो मार्वल क्रिस इवांस के रिटर्न को कतई भी स्पॉइल नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसे खुद क्रिस इवांस से झूठ बुलवाना पड़े। और आई थिंक एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। मार्वल करता क्या है कि एक्टर से झूठ मूठ बुलवा देता है कि मैं इस मूवी में रिटर्न नहीं मार रहा हूँ। फैंस ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, और फिर जब वो थिएटर में जाकर उस कैरेक्टर को अचानक से रिटर्न मारते हुए बिग स्क्रीन पर देखते हैं भाई, तो ये फैंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। और मार्वल ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया है। नो वे होम में तुम्हें याद होगा ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और ये एक्सपेरिमेंट 200% सक्सेसफुल भी रहा था। एंड्रू गारफील्ड ने भी उसमें क्लियर कट झूठ बोल दिया था पहले कि मैं नो वे होम में नहीं आऊंगा। लगभग सारे फैंस की उम्मीदें टूट गई थी कि हाँ वो नहीं आएंगे, टोबी मैगवायर नहीं आएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स ये बोल रही थी कि एंड्रू गारफील्ड आ रहे हैं। तो भाई आधी पब्लिक तो केवल इसी चक्कर में पिक्चर देखने चली गई कि वो ये जानना चाहती थी कि भाई एग्जैक्टली है क्या, एंड्रू टोबी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और इसी चक्कर में मूवी आने से पहले ही कितनी ज्यादा हाइप बन गई थी। और भाई साहब, आधी मूवी निकलने के बाद टोबी और एंड्रू की जब एंट्री हुई थी, एटलीस्ट मेरी लाइफ के तो वो बिगेस्ट और बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंसेस में से एक था। अब तुम खुद सोचो, अगर एंड्रू और टोबी को मार्वल सीधे ट्रेलर में दिखा देता, उन्हें स्पॉइल कर देता, तो क्या वो मजा आता जो उन्हें मूवी में देख कर आया था? नहीं आता यार। उसकी जगह इन लोगों ने एक दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, एक्टर से झूठ बुलवाया, और बाहर ये रिपोर्ट्स चल गई कि भाई एक्टर आएगा, और इसी चक्कर में हाइप भी बढ़ गई। और फाइनली व्हेन दे रिटर्न्ड तो नो वे होम मार्वल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक बन गई थी। तो भाई इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी जो पास्ट में सक्सेसफुल हो चुकी है, वो क्या मार्वल अपनी बिगेस्ट मूवी पर अप्लाई नहीं करेगा? डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अप्लाई नहीं करेगा? ऑल्दो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमेशा एक्टर्स झूठ ही बोलते हैं, हो सकता है थोड़े चांसेस ये भी हैं कि क्रिस इवांस सच में ना आ रहे हो। लेकिन खुद सोच कर देखो, सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का हो जाएगा सॉफ्ट रिबूट, तो मेन जो ओजी हीरोज हैं जिनसे हम पिछले अराउंड 10-20 सालों से कनेक्टेड है, मतलब उनसे रिलेट कर पाते हैं खुद को, वो सब के सब चले जाएंगे, कुछ एक हीरोज रह जाएंगे। और ऐसे में ये मार्वल का लास्ट मौका है अपने ओजी हीरोज को वापस से रीयूनाइट करने का, उनका रीयूनियन कराने का। और आरडीजे आ चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज बेनेडिक्ट कम्बरबैच है ही, मार्क रफेलो एज ब्रूस बैनर है ही, और इवन भाई ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन भी वापस आ गया है, पुराने ओजी एक्समैन भी वापस आ रहे हैं। ऐसे में भाई कैप का ना आना ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इवन हेली एटवेल के कैप्टन कार्टर के वापस आने की भी रिपोर्ट्स थी। तो भाई आगे चलकर जो भी होना होगा वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि क्योंकि सारे पुराने ओजी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए क्रिस इवांस का रिटर्न तो बिल्कुल ही मतलब अनडिनाएबल है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। अब तुम एक बात बताओ मुझे, गैलेक्टस और डॉक्टर डूम का एमसीयू में सेम टाइम पर एंट्री मारना ये क्या महज एक इत्तेफाक है? सोच कर देखो, अगले महीने फैंटास्टिक 4 आ रही है, राइट? उसमें गैलेक्टस का इंट्रोडक्शन होगा एमसीयू में पहली बार, और फिर सेम उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे के डूम का भी इंट्रोडक्शन पहली बार होगा एमसीयू में। भूले तो नहीं ना, मैं तुम्हें ऑलमोस्ट रोज याद दिलाता हूँ कि फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे का डूम आ रहा है, क्योंकि वो सीन अभी फैंटास्टिक 4 की पब्लिक स्क्रीनिंग में लीक हो गया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि आरडीजे का डूम गैलेक्टस की पावर्स लेकर और उसके ऊपर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की रियलिटी रीशेप करने वाली पावर्स, इन्हें कंबाइन करके पहले तो मल्टीवर्स को खत्म करेगा और फिर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। याद रखना ये दोनों अलग अलग काम है, तो इनके लिए 2 अलग अलग तरह की पावर्स भी चाहिए। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस की पावर्स चुरा
चुरा ली थी। और रिसेंटली आरडीजे ने अपने वर्क स्टेशन की इंस्टा पर एक फोटो शेयर करी थी, मतलब जहां पर वो उठते बैठते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर पता कौन सी कॉमिक थी? डॉक्टर डूम की कॉमिक। वो कॉमिक जिसमें डॉक्टर डूम डायरेक्टली गैलेक्टस से लड़ा था। तो वो कॉमिक इस टाइम पर आरडीजे के वर्क स्टेशन पर होना, इस टाइम यानी जब डूम्सडे की शूटिंग चल रही है, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि समहाउ इस कॉमिक की स्टोरी लाइन से कोई ना कोई इवेंट्स डूम्सडे में डेफिनेटली लिए जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि डूम गैलेक्टस की पावर्स या तो ले लेगा या फिर इन सम वे वो गैलेक्टस से कनेक्ट तो करेगा ही। लेकिन इसके अलावा डूम के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन हो सकता है खुद रीड रिचर्ड्स या फिर मे बी काउंसिल ऑफ रीड्स। कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ रीड्स में अलग अलग यूनिवर्सेस के रीड रिचर्ड्स थे और उनका गोल था अपने और दूसरे यूनिवर्सेस को बेटर और एडवांस्ड बनाना, लेकिन उनके इस गोल में सबसे बड़ा खतरा था डूम। इसीलिए काउंसिल ऑफ रीड्स ने डिसाइड किया कि वो हर एक यूनिवर्स के डूम के वेरिएंट को पकड़कर उन्हें ट्रैप कर देंगे ताकि वो मल्टीवर्स को कभी नुकसान पहुंचा ही ना सके। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि यार रीड रिचर्ड्स के बोर्ड में हमने जो कैलकुलेशंस देखी थी वो सारी की सारी मल्टीवर्स से ही रिलेटेड थी। एंड रूमर्स ये भी हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ओजी मिस्टर फैंटास्टिक का भी कैमियो हो सकता है, और तो और काउंसिल ऑफ रीड्स को भी टीज किया जा सकता है। बहरहाल जो भी हो सकता है एमसीयू के अंदर भी यही चीजें हुई हो, यानी काउंसिल ऑफ रीड्स ने अलग अलग यूनिवर्सेस के डॉक्टर डूम वेरिएंट्स को पकड़कर उन्हें ट्रैप कर दिया हो। और इसीलिए आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो ये बात समहाउ जान गया है, वो ये जान गया है कि मल्टीवर्स में उसके दूसरे वेरिएंट्स के साथ काउंसिल ऑफ रीड्स ने क्या किया, और वो कतई नहीं चाहेगा कि उसके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो। इसीलिए इससे पहले कि काउंसिल ऑफ रीड्स उस पर खुद हमला करे, वो शायद खुद अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहां के रीड रिचर्ड्स को खत्म कर रहा है। और अब वो पड़ चुका है पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के पीछे, जिसे फॉलो करते हुए वो अर्थ 616 में आएगा। और देखा जाए तो डूम इस एंगल से गलत नहीं है, वो अपने आप को एक तरह से डिफेंड करना चाहता है और इसीलिए डूम खुद अपनी स्टोरी का हीरो भी है। और देखो थंडरबोल्ट्स मूवी इसलिए याद नहीं की जाती कि वो अपने आप में एक मूवी थी, बल्कि इसलिए ज्यादा याद की जाती है क्योंकि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर का शिप अर्थ 616 में आते हुए दिखा था। थिएटर में पहली बार जब सबने ये सीन देखा तो सबको लगा चलो भाई अच्छा है, फैंटास्टिक फोर का सेटअप हो गया, जुलाई में फैंटास्टिक फोर आनी है तो जाहिर सी बात है फैंटास्टिक फोर ही उस शिप से अर्थ 616 में आए होंगे। लेकिन सोच कर देखो, अभी ये किसी को भी कंफर्म नहीं है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से जीत जाएंगे या उसे हरा देंगे और अपने यूनिवर्स को बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो अगर थंडरबोल्ट्स में मार्वल ने ये दिखा दिया कि भाई फैंटास्टिक फोर ही हैं जो इस शिप से अर्थ 616 में आए, तो भाई इससे तो एंडिंग स्पॉइल हो गई ना फैंटास्टिक फोर की। इससे तो ये साफ हो गया कि गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को हराकर उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो भाई मेरे ख्याल से मामला इतना सीधा नहीं है। थंडरबोल्ट्स में जो शिप दिखाई गई है उसमें अगेन कोई भी हो सकता है, डूम हो सकता है, डूम एंड फ्रैंकलिन दोनों हो सकते हैं, किसी और यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये चीज अभी जुलाई में बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। लेकिन इस शिप से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं A से Z तक, 1 से 100 तक, सब मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो माय पॉइंट इज दैट कि डूम का गैलेक्टस और रीड इन दोनों से कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन है जो कि अभी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड फाइनली अब हम आ चुके हैं उस पार्ट पर जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी कि अगर तुम्हें ये पार्ट शॉकिंग ना लगे, मेरी बात में दम ना लगे, तो तुम वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और लेकिन प्रॉमिस करो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करोगे और नए हो तो सब भी करोगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या होगा अगर आरडीजे का डूम एक्चुअल डूम हो ही ना? क्या होगा कि रियल डॉक्टर डूम आरडीजे की बॉडी का यूज कर रहा हो अपने इरादों को फुलफिल करने के लिए? लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो ऐसा करेगा क्यों? रियल डॉक्टर डूम खुद सामने ना आकर आरडीजे के चेहरे का इस्तेमाल क्यों करेगा? डूम कोई डरपोकवा तो है नहीं। तो भाई बात यह है कि डूम डरपोक तो नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजीज आउट ऑफ द वर्ल्ड होती हैं। वो जानता है कि अगर उसे किसी तरह से टोनी स्टार्क का चेहरा मिल जाए तो उसकी मदद से वो अर्थ 616 के हीरो से ना सिर्फ बच जाएगा सीधे सीधे, बल्कि इन एवेंजर्स का वो खुद अपने मिशन के लिए भी यूज कर सकता है। और देखा जाए तो इतनी स्मार्ट मूव सिर्फ और सिर्फ पूरे मल्टीवर्स में डूम ही पुल कर सकता है। और शायद यही वजह रही है कि ना सिर्फ एंड गेम मूवी में बल्कि उसके बाद में रिलीज हुए डिलीटेड सीन्स में भी हमें कभी भी टोनी स्टार्क की बॉडी कहीं दिखाई ही नहीं गई। आखिरी में बस नदिया के पार उसका आर्क रिएक्टर जाता हुआ और कुछ फूल जाते हुए दिखाए गए, बस दैट्स इट। टोनी की बॉडी कहाँ है? क्या उसे ओरिजिनल डॉक्टर डूम चुरा कर ले गया? क्या वो ड्रीम वॉकिंग जैसी किसी टेक्निक का यूज करके टोनी की बॉडी को अपने इशारों पर चला रहा है, जिससे वो जो भी कांड करे उनका ब्लेम टोनी स्टार्क और अर्थ 616 के एवेंजर्स पर आए? और फिर इतना सोचते ही भाई मेरे दिमाग की बत्ती फुल ब्राइटनेस के साथ जल गई। और अब इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल जो सारांश है वो मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। देखो काफी दिनों से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एवेंजर्स डूम्सडे में इस टाइम जो शूटिंग है वो एक्स मैंशन की चल रही है, यानी एक्स मैंशन का एक मेगा बैटल डूम्सडे में दिखाया जाना है, उसकी शूटिंग चल रही है। और उस सेट से कुछ फोटोज लीक हुई हैं जो कि सेंटिनल्स की हैं। सेंटिनल्स यानी वो एंटिटीज जिन्हें हमने एक्स-मैन में देखा था, वो एक्स-मैन को, म्यूटेंट्स को हंट करते हैं। और लीक्स ये निकल कर आ रही हैं कि इन सेंटिनल्स को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? आरडीजे का डॉक्टर डूम, राइट? तो डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करके उनसे एक्स-मैन पर, एक्स मैंशन पर अटैक करवा देगा, ठीक है।
लेकिन मोनिका कहाँ है? मोनिका रैम्ब्यू वो एक्समैन के यूनिवर्स में है जिसमें हमें बीस्ट भी दिखाया गया था, ठीक है। और बीस्ट कहाँ होगा? जाहिर है एक्स मैंशन में ही होगा वो भी, यानी मोनिका भी एक्स मैंशन में ही होगी। और जब डूम सेंटिनल्स के साथ अटैक करेगा और मोनिका उसे देखेगी तो वो उसे देखते ही पहचान जाएगी, क्योंकि मोनिका के लिए भाई वो डूम है ही नहीं, वो है उसकी अर्थ 616 का टोनी स्टार्क। भाई मोनिका तो ओरिजिनली अर्थ 616 से ही आती ना, वो तो समहाउ अर्थ 10005 में एक्समैन के यूनिवर्स में पहुंच गई है। लेकिन जब वो एक्स मैंशन पर हमला होने के बाद डॉक्टर डूम को देखेगी तो चेहरा तो आरडीजे का होगा। अब डॉक्टर डूम को वो नहीं जानती है, वो जानती सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क को। तो बैटल खत्म होने के बाद मोनिका एक्समैन को बताएगी कि ये उसकी अर्थ का टोनी स्टार्क है। और ये सुनते ही एक्समैन एवेंजर्स के ऊपर भड़क जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एक्स मैंशन में डेडपूल भी मौजूद होगा। और डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो भी, यानी डेडपूल भी अर्थ 616 में गया था हैप्पी को इंटरव्यू देने, यानी ना सिर्फ वो एवेंजर्स को जानता है बल्कि टोनी स्टार्क को भी जानता है। और फिर डेडपूल मोनिका की कही हुई बात को कंफर्म कर देगा। तो ओवरऑल सीन ये बनेगा कि एक्समैन को ये लगेगा कि उन पर जो अटैक हुआ है सेंटिनल्स का, वो एवेंजर्स और अर्थ 616 के टोनी स्टार्क ने कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि दोनों यूनिवर्सेस के बीच में होने वाला है इनकर्जन, यानी 616 और 10005 के बीच में इनकर्जन होने वाला है। और इनकर्जन कब होता है? जब दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो दोनों के दोनों यूनिवर्स या उनमें से कोई एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्समैन को ये लगेगा कि एवेंजर्स उनके यूनिवर्स को इनकर्जन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। अगर एक्समैन का यूनिवर्स खत्म हो गया तो इनकर्जन होगा ही नहीं और एवेंजर्स का यूनिवर्स बच जाएगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्समैन के दिमाग में आएंगी और इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए फिर एक्समैन जो है वो एवेंजर्स पर अटैक करेंगे। ऑल ऑफ दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। भाई मैं इतने दिनों से जब इस थ्योरी पर काम कर रहा था, मैंने एक एक डॉट्स को कनेक्ट किया, क्योंकि भाई देखो एक्समैन जो है वो अर्थ 10005 के प्रोटेक्टर्स हैं, राइट। इसीलिए उन्हें लगेगा कि अगर एवेंजर्स उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो पहले वो उस यूनिवर्स के जो प्रोटेक्टर्स है यानी एक्समैन उन्हें मारेंगे, फिर उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए एवेंजर्स और टोनी स्टार्क ने मिलकर ही सेंटिनल से हमारे ऊपर हमला करवाया है और वो एवेंजर्स के ऊपर खौर खा जाएंगे। एंड दिस ऑल विल लीड टू अ मेगा बैटल बिटवीन एवेंजर्स एंड एक्समैन। तो खुद सोचो भाई, डूम ने केवल और केवल आरडीजे के चेहरे का इस्तेमाल करके एवेंजर्स और एक्समैन को इतने बड़े लेवल पर आपस में भिड़ा दिया, जिससे ना सिर्फ उसके दुश्मन हीरोज ये कमजोर पड़ जाएंगे, एक दूसरे को खुद ही नोचने खसोटने लग जाएंगे, बल्कि उसे खुद अपने प्लान्स पर काम करने के लिए कितना सारा टाइम भी मिल जाएगा। तो भाई ये स्ट्रेटेजी है डूम की और इन सब में फंसेंगे बेचारे 616 के एवेंजर्स। इनका ना लेना एक ना देना दो, ये फ्री फंड में पेले जाएंगे। और रही बात ये कि ड्रीम वॉकिंग तो सिर्फ डार्क होल्ड से लर्न करी जा सकती है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने हर एक यूनिवर्स की डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एक्चुअल में देखो ऐसा है, हो सकता है वांडा के डिस्ट्रॉय करने से पहले ही डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स की डार्क होल्ड पढ़कर ड्रीम वॉकिंग सीख गया हो। और किसी दूसरे की बॉडी को कंट्रोल करने का सिर्फ एक सिंगल तरीका ही नहीं है, ड्रीम वॉकिंग एक्चुअल में जादूगरों के लिए है। साइंटिस्ट के पास एक इसका दूसरा तरीका है, वो तरीका है माइंड स्वैप का। डीमन इन एन आर्मर कॉमिक्स में क्या हुआ था ये तुम जानते हो। उसमें विक्टर वॉन डूम ने टोनी स्टार्क के साथ अपनी बॉडी स्विच कर ली थी, अपना दिमाग अपनी कॉन्शियसनेस उसने टोनी स्टार्क की बॉडी में डाल दी थी और फिर उसके चेहरे का यूज करके उसने क्या क्या मतलब कांड कर दिए थे उस कॉमिक्स में। तो हो सकता है सेम यही चीज एमसीयू में भी होने वाली हो। डूम इसके लिए किस मेथड का यूज करता है, ड्रीम वॉकिंग का यूज करता है या फिर साइंटिफिक मेथड यानी माइंड स्वैप का यूज करता है, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन सोच कर देखो, अगर ओरिजिनल डूम जो है वो कोई और ही है, वो आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं है, वो केवल मतलब उसका चेहरा है। और टू बी ऑनेस्ट भाई, एंड गेम में कहीं पर भी दोबारा टोनी की बॉडी ना दिखाया जाना ये थोड़ा सा शॉकिंग है देखा जाए तो। और आरडीजे के डूम का चेहरा जो स्कार्ड होगा तो हो सकता है वो यही वाले स्कार्स हो जो उसे एंड गेम के बैटल में उसकी अपनी एंडिंग के दौरान मिले थे। और इसका फाइनल रिवील पता कब होगा? डूम्सडे में नहीं होगा, सीक्रेट वॉर्स में होगा। वो भी एकदम एंड में, जब सारी रियलिटी सबको पता चल जाएगी, तब जाके रियल डॉक्टर डूम सामने आएगा और वो कोई और ही एक्टर होगा। एंड सोच कर देखो यार, इतने टाइम से हम लोग जिसे डूम समझ रहे होंगे, आखिर में जब पता चलेगा कि वो डूम है ही नहीं, डूम तो कोई और है, तो भाई इससे बड़ा ट्विस्ट लिटरली कोई हो ही नहीं सकता। और इस थ्योरी का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि इस थ्योरी के हिसाब से जो रियल डॉक्टर डूम है, जब वो सीक्रेट वॉर्स के एंड में सामने आएगा तो फिर वो नेक्स्ट सागा में यानी जो म्यूटेंट सागा है उसमें भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि तुम भी जानते हो डूम कोई ऐसा सुपर विलन नहीं है जिसे सिर्फ 2 मूवीज में लाकर हराकर खत्म कर दिया जाए। वो कम से कम एक सागा तक तो चलना ही चाहिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रियल डॉक्टर डूम रिवील हो जाएगा सीक्रेट वॉर्स के एंड में, तो भाई अगले सागा की सीक्रेट वॉर्स का तो पहले जो मतलब बैटल होना है वो हो जाएगा, उसमें तो मजा आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में जब ये पता चलेगा कि रियल डॉक्टर डूम कोई और ही था, तो भाई अगले सागा की अगली मूवी के लिए
क्या ही ओवर द टॉप हाइप क्रिएट होगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तो भाई ये थी थ्योरी, और ये किस तरह से एमसीयू के सारे इवेंट्स के साथ कनेक्ट कर जाती है, इवन पुराने के साथ साथ अपकमिंग इवेंट्स के साथ भी कनेक्ट करती है। ये देखकर भाई सच में मुझे भी मतलब ये काफी शॉकिंग और बहुत ऑसम भी लगी थी। अब तुम्हें ये कैसी लगी ये मैं ऑनेस्टली तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड इफ नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और तुम्हें जैसी भी लगी हो तुम अपने ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। मुझे जानना है कि ये थ्योरी सबको कैसी लगी। सो लेट्स रैप इट अप गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।